नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपनी प्यारी सी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी में हम लोगों ने कल कहा था कि कल से हम लोग सभी अनुच्छेदों को एक बार वन शॉट में हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमें एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा कि हम हमारी जो थोड़ी सी जानकारी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आज से जो हम लोग 2 से 3 दिन जो पढ़ेंगे, वो हम लोग जो 1 से लेकर के 395 अनुच्छेदों के बारे में हम लोग पढ़ना पहले एक बार पढ़ लेते हैं वन शॉट के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं कि वन शॉट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सभी आर्टिकल, सभी अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद, एक नजर में सभी अनुच्छेद को देख लेते हैं वन शॉट के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा सबसे पहले पहला अनुच्छेद क्या है हमारा? अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल जो आ जाता है, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि संघ और राज्य, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है कि संघ का नाम, संघ का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो इसके बाद आर्टिकल हमारा आर्टिकल 2 आ जाता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना ये बात करता है। फिर इसके बाद हमारा आर्टिकल जो 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के थे जो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और उनके सीमा नाम, सीमा में, सीमा और नाम क्षेत्र, सीमा नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन ये आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा। एक बार मैं देख लूं कि आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक दिख रहा है। मैं थोड़ा सा तेज लिख रहा हूं, इसलिए थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है। तो मैं आपसे ये कह रहूंगा कि अब थोड़ा धीरे में लिखूंगा। ठीक है, आर्टिकल जो 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है कि पहली और चौथी जो है अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, ठीक है, जो कह रहा है कि दूसरी इसमें क्या कहता है? दूसरी और तीसरा अनुच्छेद, दूसरा और तीसरा अनुच्छेद, दूसरा और तीसरा जो अनुच्छेद है उसमें किए गए कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में किए गए कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है, अनुच्छेद 4 कह रहा है कि जो दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में या दूसरी तीसरी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, वो संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं होंगे, ये साधारण विधेयक से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी दूसरी अनुसूची जो कह रही है, जैसे दूसरी अनुसूची जो नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा संविधान संशोधन से होगा। तीसरी अनुसूची जो आपसे कह रही है किसी राज्य के क्षेत्र में बदलाव हो गया, किसी नाम को चेंज कर दिया जाएगा, और जैसे कि जो आप देख रहे हो तो सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 4 जो है यही परिभाषा कर रहा है कि हमारा जो संविधान संशोधन, इसको दूसरी और तीसरी अनुच्छेद में किए गए कार्य जो होंगे, किए गए बदलाव को क्या संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आपसे बात कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 5 क्या कहती है? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? ये कि अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में
में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है ये भी देखोगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत गए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, कि से भारत गए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ठीक, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, ठीक है। पाकिस्तान से भारत गए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है आर्टिकल 7 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, ठीक है, पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, भारतीय नागरिकता की बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है, आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल जो हमारा कौन सा? 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है ये भी देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्य, ठीक है, विदेशी राज्य की बात करता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से जो अर्जित करने वाले भारतीय नागरिक की बात करता है, ठीक है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले की नागरिकता, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता क्या भारत में रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी बात करता है कौन? अनुच्छेद 9 करता है। तो इसके बाद हमारा आर्टिकल जो आ जाता है कौन? 10 आ जाता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? ठीक है, कि संसद द्वारा, क्या अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को बनाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के अधिकार को बनाए रखता है। कौन बनाता है? हमारा, ठीक है। ठीक है, नागरिकता का संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार बनाए रखना, ऐसे नहीं ऐसे कि संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार बनाए रखना, बनाए
रखना रखना। ठीक है, ये किसका अधिकार है? नागरिकता का अधिकार बनाए रखना, बनाने रखने का काम किसका है? तो अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद संसद नागरिकता के अधिकार को बनाकर रखेगा। कौन बनाकर रखेगा? नागरिकता के अधिकार को बनाकर रखना किसका काम है? संसद का काम है। फिर इसके बाद हमारा आर्टिकल यहीं पे आ जाता है। हमारा आर्टिकल कौन आ जाता है? कौन? 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून प्राप्त करना या त्यागना भारतीय संसद निर्धारित करेगी। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता नागरिकता संबंधी संबंधी कानून 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 नागरिकता संबंधी कानून कानून त्यागना त्यागना या अपनाना अपनाना ये सब संसद, इस पे संसद कानून जो नियम बनाती है, इस पर नियम संसद बनाती है, संसद बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, संसद का इस पे अधिकार होता है, संसद का इस पर अधिकार होता है। ये भी याद आप रखोगे, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे? फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं? फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अनुच्छेद 12 पे। अनुच्छेद 12 पे आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 पे आ जाते हैं, याद रखोगे इसको भी। अनुच्छेद 12 पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं, जल्दी से आप इसको नोट करोगे, जल्दी नोट करो आप, जल्दी से नोट करो आप, जल्दी से करो नोट, तो देखते हैं। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो। ठीक है, आशा करता हूं नोट कर लिए होगे आप। ठीक है, आर्टिकल ऐसे रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 12 पे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए आइए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कौन? 12 पे। जैसे कि मूल, ये क्या कहती है? मूल अधिकारों की परिभाषा, अधिकार की परिभाषा, परिभाषा की बात करता है, परिभाषा दी गई है मूल अधिकार की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहती है? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से जो असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, कि मूल अधिकारों का असंगत व अल्पीकरण, की अल्पीकरण, जो उनका अल्पीकरण करने वाली विधि, असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकारों का असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट आपका दिया हुआ है उसमें जाकर के आप देखिएगा भाग 4, और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, इसमें बस 160 चल रहे हैं, मैं आपको बस बताते चलूंगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कौन? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है ये भी देखोगे कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और इसी का जो सेकेंड पार्ट होता है, इसी का जो 14 का जो 14 का यहीं पे देखोगे तो 14 सेकेंड क्या कहता है? 14 सेकेंड कहता है कि विधि के समान संरक्षण, यही कहता है कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण की बात करता है कौन? अनुच्छेद 14 का सेकंड कहता है। ठीक है, 14 का सेकंड कहता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 15 आ जाता है अपना। अनुच्छेद 15 क्या कहता है यदि आप देखोगे? 15 धर्म और मूल वंश जाति लिंग, कौन? धर्म, मूल वंश जाति व स्थान के, ठीक है, जो है स्थान क्या कह रहा है कि जन्म स्थान, जो लिंग, जाति, लिंग भी हम छोड़ दिए हम लोग, लिंग, ठीक है, वो लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहीं पे आप देखो अनुच्छेद जो 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, कि लोक नियोजन में नियोजन में लोक नियोजन में लोक नियोजन में लोक नियोजन में विषय लोक नियोजन में विषयों की अवसर लोक नियोजन में विषयों पर अवसर की समानता अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत ये करता है। इसके बाद अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 क्या है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत जैसे आप देखोगे तो शिक्षा में मिल दिया जा सकता है, सेना में दिया जा सकता है। आप देखोगे तो किसी जो जैसे कि सेना हो गई, शिक्षा हो गया, पुरस्कार में ये सब दिया जा सकता है, इसमें ये उपाधि दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन और भी अगर कोई ले रहा है तो उसमें इसकी जो ये नहीं दिया जाएगा, उसमें ये सब देने की मनाही हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये सब देने की मनाही की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 19 से क्या है, वाक कम स्वतंत्रता आदि विषयों पर अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ठीक है, अपराध के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 किस बात का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। फिर वहीं पे अनुच्छेद 21 जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो है 21 को यहीं पे बात करता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो ये क्या कहता है, बात हमारी कर रहा है, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21 को जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, और कुछ दशाओं में कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण की बात करता है। फिर वहीं पे आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल आ जाता है, कौन 23 आ जाता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ये भी आप देखोगे यहीं पे। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 23 है बाल श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है, निरोध की बात करता है। ठीक है, निरोध की बात करता है। ठीक है, निषेध है, बाल श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। बाल श्रम व मानव दुर्व्यापार
दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, व्यापार, व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बाल श्रम व मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार व्यापार का निषेध, दुर्व्यापार का निषेध है, निषेध, निषेध की बात करता है। मानव बाल श्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध, दुर्व्यापार का निषेध की बात करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दिख रहा है ना आपको बहुत बढ़िया से? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसको जल्दी से इसको नोट करिएगा, इसको जल्दी से आप नोट करिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करोगे आप। ठीक है, देख रहे हो भाई कितना मेहनत हो रही है यहाँ पे, और आप लोग कहते हो, आप लोग इग्नोर करके चले जाते हो, यही अच्छा नहीं लगता यार। मेहनत को थोड़ा सराहो यार, मेहनत को थोड़ा सा सराहो, मेरे मदद करो। ठीक है, तो आइए, तो आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा 24 है वो क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 से क्या कहता है ये देखोगे। आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। क्या कारखानों में, कारखानों में, कारखानों, कारखानों आदि में, कारखानों आदि, आदि में बाल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम पर निषेध, निषेध है। कारखानों आदि बाल श्रम पर निषेध है। अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है ये भी देखोगे कि अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से माननीय आचरण करने का, प्रचार करने का, प्रचार करने का क्या है? प्रचार करने का स्वतंत्रता है। अंतःकरण क्या कह रहा है कि अंतःकरण, 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 अंतःकरण या धर्म, धर्म, धर्म को अबाध रूप से, अबाध, अबाध रूप से, रूप से मानने, मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने और उसकी प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 उसकी बात करता है। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपके पास है। ठीक है, धार्मिक, धार्मिक कार्यों, कार्यों की प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। उनका प्रबंधन, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, उसको जो धार्मिक कार्यों की प्रबंध, धार्मिक कार्यों की उनका प्रबंधन करने की आपके पास स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 कहता है कि, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27, ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी समुदाय, किसी समुदाय जो होता है ना, किसी धर्म, अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म की विशेष, विशेष, किसी धर्म, किसी धर्म विशेष, विशेष, किसी धर्म विशेष, विशेष हुआ संदाय, संदाय, संदाय हो गया, समुदाय नहीं संदाय होता है। ठीक है, किसी धर्म विशेष, विशेष संदाय, संदाय, संदाय की अभिवृद्धि की, अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में, करों के बारे में स्वतंत्रता है। किसी धर्म विशेष व संदाय, संदाय के, संदाय को, संदाय, संदाय को संदाय की, संदाय को अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि के लिए करों की स्वतंत्रता है। करों की स्वतंत्रता है, करों की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 क्या कहता है ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ठीक है, निश्चित शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, निश्चित शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में जो निश्चित, जो क्या होते हैं, निश्चित, निश्चित शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थानों, निश्चित शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों व धार्मिक, धार्मिक समुदायों में, धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक, धार्मिक जो संस्थाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। धार्मिक, धार्मिक संस्थानों में, स्थानों में उपस्थित, उपस्थित होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है, उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो 29 से क्या कहता है? अनुच्छेद 29 से क्या कह रहा है ये भी देखो। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इस कह रहा है कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक,
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों वर्गों की हितों हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है ये भी हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 30 क्या कहता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान व ठीक है क्या है शिक्षण संस्थानों ये क्या कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। शिक्षा संस्थान संस्थानों की स्थापना 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 अल्पसंख्यक वर्गों की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक वर्गों की स्वतंत्रता है ठीक है कि शिक्षा संस्थानों की आप स्थापना कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की आप स्थापना कर सकते हो, ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 31 क्या कहता है, अनुच्छेद 31 क्या कहता है ये भी देखोगे। अनुच्छेद 31 कहता है अनुच्छेद 31 नहीं एकाधी अनुच्छेद 31 कब से गई है वॉइस जी, बताओगे कब से वॉइस चली गई है? पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ ये इसमें कोई कुछ इधर उधर दूसरा नहीं है, बस हमने क्या किया है वो लिखा है और वही बोला है। ठीक है, और इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं हुई हैं। ठीक है, समझाने वाली भी बातें नहीं हुई हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर कोई भी अधिकारी है जो अपने कार्य को नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उस रीट के खिलाफ रीट के माध्यम से किसी भी अगर जो अधिकारी है अगर अयोग्य है या कुछ आपके साथ अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो आप उसके अनुच्छेद 32 के तहत जो प्रदत्त अधिकारी है उसको ये अनुच्छेद 32 उसको प्रदत्त ये परिवर्तित कर सकता है, उसको हटा सकता है, ये कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है ये भी आप जानोगे। अनुच्छेद 33 कहता है कि अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 ठीक है, अनुच्छेद 33 कहता है ये संसद का अधिकार है। ये संसद का क्या है? अनुच्छेद 33 कहता है कि अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि ठीक है, संसद का ये अधिकार है, ये संसद का अधिकार है, संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 33 कहता है कि ये संसद का अधिकार है कि वो जो होगा जैसे कि सशस्त्र बल हो गए, जांच एजेंसियां हो गई, जो इसमें जैसे कि सरकारी कामकाज में शामिल व्यक्ति हैं, सरकारी कामकाज में शामिल व्यक्ति सरकारी कामकाज में शामिल व्यक्तियों के अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए। जैसे लगता है कि अनुच्छेद 33 ये कहता है कि अगर आप कहोगे कि हमारे अगर कोई सैनिक है, जैसे देख रहे हो जो अर्धसैनिक बल हो गया, सशस्त्र बल में हो गया, खुफिया एजेंसी में हो गया,
इसके खिलाफ अगर कोई कह रहा है चल ये काम करो, तो आप कहोगे कि नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं करूँ या ना करूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, उसमें नहीं होगा। उसमें संसद क्या करेगी, नियम बनाएगी, उनके अधिकारों का हनन कर देगी, उनके अधिकारों को हटा देगी, कहेगी कि आप हमारे इस काम में हमारे सहयोगी हो, आप हमारे कार्य जो सरकार के काम करता हो, आप सरकार की काम कर रहे हो, इसमें ये मौलिक अधिकार आपका काम नहीं करेगा। उसी यही इसमें कह रहा है कि सरकारी जो कामकाज में शामिल व्यक्ति हैं, शामिल व्यक्तियों के अधिकारों जो मौलिक अधिकार, यहाँ हमको लिखना था मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारों का युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है, मूल अधिकारों का युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 34 आ जाता है हमारा। फिर उसके बाद कौन अनुच्छेद 34 आ जाता है, अनुच्छेद 34, ठीक है, अनुच्छेद 34 आ जाता है। ये कहता है कि सैन्य शासन की बात करता है, ठीक है, ठीक है, सैन्य शासन होगा ये, ठीक है, सैन्य शासन की बात करता है, ठीक है, सैन्य शासन में संसद व्यक्ति के मूल अधिकार को रोक सकती है, ठीक है। कहीं सैन्य शासन लगा हुआ है तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, संसद उसके मूल अधिकार को रोक सकती है जहाँ पे सैन्य शासन लगा हुआ रहता है, ठीक है। फिर ये ज़्यादा इसकी बहस मुझे नहीं करनी है, ठीक है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, अनुच्छेद 35 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि भारतीय संसद के पास विधि निर्माण कार्य करने की जो अधिकार होता है, ठीक है। भारतीय संसद के पास क्या होती है, संसद के पास विधि निर्माण, संसद के पास विधि निर्माण करने की शक्ति होती है, विधि निर्माण करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितने 1 से लेकर के 35 जो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, और कल हो सके तो हम लोग जो 35 से लेकर के कहाँ से जो 70 या 75 तक जाएं, या उससे अधिक भी बढ़ सकते हैं, 80 तक चले जाएं, ठीक है। इसको 2 से 3 दिन में हम इतना प्रयास करेंगे कि इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कैसी लगी वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हाँ सपोर्ट जरूर करिएगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो भरोसा करिए, आपको बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सब जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, नमस्कार। विश्वास जरूर जल्दी है आप इसको।